बच्चों, आज क्लास शुरू करने के पहले मैं आपको अपने लाइफ से जुड़ी एक छोटी सी कहानी बताऊंगी और गौर से सुनना, ठीक है। मैं कोई बहुत बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, बट ये इंसिडेंट ऐसा था जो मेरे हिसाब से आपको जानना थोड़ा सा ज़रूरी है, ठीक है। मैं क्लास 6 में थी और अलजेब्रा हमारी क्लास 5 में आई थी, बहुत बेसिक सी। तो क्लास 6 में थोड़ी एडवांस्ड अलजेब्रा थी, क्योंकि मैं थोड़े ओल्ड स्कूल पुराने ज़माने में पढ़ाई करी है मैंने, ठीक है। तो जब अलजेब्रा आई तो आपने वो देखा ना, तारे जमीन पर वो दरशील, वो खिड़की के बाहर देख रहा हो, चिड़िया उड़ रही है, तितलियां उड़ रही हैं। तो वैसा ना मेरे दिमाग में होता था, मेरे को कुछ समझ नहीं, एक्स कहाँ से आया और एक्स कहाँ को जाएगा, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। और मेरे फादर आर्मी में थे, वो ज्यादातर बाहर रहते थे। मम्मी इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, तो वो ट्यूशन भेज देती थी। तो एक ट्यूशन टीचर के यहाँ मैंने 1 साल पढ़ा, पर अलजेब्रा मेरे पल्ले नहीं पड़ी। तो उन्होंने बोला कि अगर इसको साक्षात एल्बर्ट आइंस्टाइन भी आकर पढ़ा दें और इसे मैथ्स समझ आ जाए तो मैं मान जाऊं। जैसे तैसे मैंने एकदम मिनिमल में, सही कहूँ तो मेरे 34-35% आए होंगे 6th में, मैथ्स में पास हो गई मैं, ठीक है। क्लास 7th आई, अच्छी बात हुई कि हमारा ट्रांसफर हुआ, हम चले गए, कहीं और चले गए, और वहां पे एक ट्यूशन टीचर मिले। तो उन्हें समझ में आया कि फंडामेंटली वीकनेस कहाँ है, कमजोरी क्या है, नस पकड़ ली उन्होंने। फिर जो भी उनकी टीचिंग टेक्निक्स थी, उसकी वजह से मुझे काफी अच्छे से मैथ समझ में आने लगी। इतना कि वहां जाकर उस स्कूल में, मतलब एक था कि हाँ ठीक है, इसको आती है मैथ्स, टीचर तारीफ भी करने लग गए, बच्चे भी जानने लग गए, ठीक है। मैं वापस उसी स्कूल में आई। मैं सागर से बिलोंग करती हूँ। वापस मैं सागर में आई और अपने पुराने स्कूल में आई, ठीक है, 2 साल बाद। और तब मैं क्लास 9th में थी। ऐसा हो गया था कि क्लास के बच्चे मेरे से कंपटीशन करते थे, मैं कंपटीशन की लिस्ट में आने लग गई थी, टॉप 3 में। मुद्दा ये है बच्चों कि मतलब मुझे जिन्होंने बोला था कि अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन भी आके मैथ्स पढ़ा दो, उन्हें नहीं आने वाली। आज मैं फिजिक्स टीचर हूँ, मैथ्स काफी अच्छे से मुझे आती है, ठीक है। क्यों? जाहिर सी बात है, एक तो बहुत बड़ा रीजन ये था जो मेरे टीचर थे, और दूसरा रीजन ये था जो उन्होंने बात करी थी, जो मैंने अच्छे से फॉलो करी। उन्होंने कहा था कि बेटा, अगर मैं तुम्हें कभी भी कोई एक क्वेश्चन कराऊंगा, 2 क्वेश्चन कराऊंगा, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम अपनी किताबों को छानो, जो भी तुम्हारे पास रेफरेंस बुक्स है, जो भी है उसको छानो, और उन क्वेश्चंस पे बेस्ड 5 और क्वेश्चंस को ढूंढो, 10 क्वेश्चंस जितने भी आपको मिलते हैं, और उनको सॉल्व करो, सेल्फ प्रैक्टिस करो। मैथ्स 90% प्रैक्टिस और 10% कॉन्सेप्ट है, ऐसा उन्होंने मुझे बोला था। खैर, मैंने फॉलो किया, और इसको फॉलो कर कर मेरे को जो चाहिए था वो तो मुझे मिल गया, ठीक है। तो मैं ये लाइन आपको भी बोलूंगी कि फिजिक्स और मैथ्स में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। जैसे मैथ्स है वैसे फिजिक्स भी बहुत सारी प्रैक्टिस है। बेटा, चैप्टर के जो मेन मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना, चैप्टर के जो मेन मेन कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम कर चुके चैप्टर 1 के। तो अब जो फिजिक्स में हम करने वाले हैं वो हम करेंगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, और हम शुरुआत करेंगे एनसीईआरटी से। आज के सेशन में इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस हम करेंगे। जहां मुझे लगा कि ये क्वेश्चन तो बेहद आसान है, आप ही के सामने, मतलब हम उसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जहां मुझे लगा यार ये तो बेहद आसान है, वो मैं आपको होमवर्क में दूंगी, ठीक है। तो वो आपको करना है। और मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि प्रैक्टिस के जरिए बहुत सारे हैं, आपको बहुत सारी डीपीपी के क्वेश्चंस मिलते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं। तो उसका इकट्ठा करके बंडल नहीं बनाने का बेटा। उसको आप प्रिंट आउट लेना है तो प्रिंट आउट ले लो, नहीं तो कोई बात नहीं। मैंने आपको बार बार बोला है कि आपका शरीर जो है वो, उसका हर एक पार्ट एक चिप है जो मेमोरी बनकर चीजों को याद रखता है। अगर आप लिख लिख कर भी प्रैक्टिस करते हो तो वो भी चीजें आपको याद रहती है। तो डीपीपी बेटा इसी चीज के लिए बनी है, उसको प्रैक्टिस करो अच्छे से, ठीक है। और ये जो हम क्वेश्चन आज करने वाले हैं इसको भी अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है बच्चावाड़ी? ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें आपके एग्जाम्पल क्वेश्चंस भी हैं जो बोर्ड्स में बहुत बार आए हुए हैं, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो नीट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बड़े गौर से जो है क्वेश्चंस को आपको समझना है, और सिमिलर क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बोर्ड्स में बहुत बार आए हुए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। अगर कुछ ऐसे बच्चे थे कि मेरे बोलते के दौरान उन्होंने क्वेश्चन पढ़ लिया और सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर दिया है, तो बेटा मैं आपकी फैन हूं, ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। कंसिडर द चार्जेस Q, Q and minus Q placed at the vertices of an equilateral triangle। आपको ये इक्विलेटरल ट्राइंगल दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये है नेगेटिव चार्ज।
व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज, हर एक चार्ज पे अपन को फोर्स निकालना है। क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इजी सा क्वेश्चन। आपको पता है कि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन, तो फोर्स ऐसे, और इन दोनों के बीच में रिपल्जन, तो फोर्स ऐसे। और अगर मैं बात करूं किसी भी म्यूचुअल फोर्स के मैग्नीट्यूड की, तो बराबर होंगे। क्यों भैया, इन दोनों का डिस्टेंस क्या है, बराबर है, और चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है। फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, चार्ज के मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस पे, है ना। तो जो फोर्स ये इस पे लगाएगा उतना ही ये इस पे लगाएगा। फिर से इन दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर, डिस्टेंस बराबर, ठीक है। तो जो फोर्स ये उस पर लगाएगा वो इस पर लगाएगा, ठीक है। वही सेम स्टोरी यहाँ रिपीट करते हैं। तो मान लेते हैं लेट ईच म्यूचुअल फोर्स बी एफ, ठीक है। लेट ईच म्यूचुअल फोर्स मतलब वन चार्ज एक्सर्टिंग फोर्स ऑन अनदर, ठीक है। वन चार्ज एक्सर्टिंग फोर्स ऑन अनदर, ठीक है, बी एफ। अब बात करते हैं कौन कौन से फोर्सेस हैं। अगर बात करी जाए, ये है चार्ज 3, ठीक है। 3 पे जो फोर्स 1 लगा रहा है तो उसको हम कहेंगे फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। ये बराबर होगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, ये तो अपन को पहले से पता है, ठीक। ओके, उसके अलावा सिमिलरली फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये बराबर होगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 के, ठीक है। फिर फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 बराबर होगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3 के, ये तो अपन को एक्शन रिएक्शन पहले से पता है। इसके अलावा सारे म्यूचुअल फोर्सेस बराबर हैं, तो बेसिकली ये सारे बराबर हैं, और इन्हीं की वैल्यू अपन ने क्या मानी है, एफ मानी है। इनकी वैल्यू अपन ने क्या मानी है, एफ। ओके, अब थोड़ा फिगर बना हुआ है, थोड़े सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं, आपको खाली समझकर इसका एक सॉल्यूशन यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब अगर बात कर ली जाए इस Q3 जो कि नेगेटिव Q चार्ज है, तो इस पे ये पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्शन लगा रहा है इस डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्शन लगा रहा है इस डायरेक्शन में। बना दो पैरेललोग्राम, पढ़ा है आपने क्लास 11th में। ये रिजल्टेंट होगा, नेट रिजल्टेंट को यहाँ पे F3 बोला गया बेटा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ F3 की, तो आपको ये पता है अच्छे से कि जो रिजल्टेंट होता है ना, अपन ने पढ़ा है रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है, क्या होता है, √a² + b² + 2ab cos थीटा, ठीक है। Such that the two vectors are co-initial vectors, है ना, and the resultant can make the diagonal of the parallelogram created by them. तो F3 को हम कैसे लिख सकते हैं, √, ठीक है। अब A और B क्या है बेटा, ये F31 A है, ये F32 B है, पर सबके सब F है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, F² + F², ठीक है। फिर 2AB, तो 2F × F, F²। cos थीटा, ये एंगल 60 डिग्री होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, cos 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 2F², है ना। तो आप 2F² कॉमन ले सकते हो, ब्रैकेट में बचेगा 1, ठीक है। देखो 2F² आपने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचेगा 1 + cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है 1/2, ठीक है। और ये सारा रूट के अंदर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3/2, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो 3F², सो F√3, ठीक है, F√3, ये है F3, इस पे लगने वाला फोर्स, ठीक है। सिमिलरली अगर हम F1 ये और F2 ये निकालें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या फर्क है, देखो ये अगर एंगल 60 डिग्री का है तो ये एंगल 120 डिग्री का होगा, तो सेम फॉर्मूला होगा बेटा, है ना। A और B तो FF हो जाएंगे, ये F हो जाएगा, ये F हो जाएगा, है ना, बस एंगल का डिफरेंस है यहाँ पे। अच्छा, cos 120 डिग्री कितना होता है, -1/2 होता है। cos 120 डिग्री कितना होता है, -1/2। तो ये जो एक्सप्रेशन अपन निकाले हैं 1 + 1/2, यहाँ पे 1 - 1/2 रख देंगे, ठीक है। तो अपन बात करें अगर F1 और F2 की, आप देख सकते हो कि यहाँ पे F1 और F2 है ना, ये बराबर ही होंगे। क्यों बराबर होंगे, सिमेट्री है, दोनों की सिमेट्री है, ठीक है। ओके, तो F1 और F2 लेकर चले, सिमेट्री तो समझ रहे हो ना बेटा भैया। अगर आप ये इक्विलेटरल ट्राइंगल लेकर चल रहे हो, है ना, तो जितना फोर्स इस +Q पे लगेगा उतना ही इस +Q पे लगेगा,
क्योंकि इस प्लस क्यू के आसपास जैसे चार्जेस हैं, जितने डिस्टेंस पे चार्जेस हैं, उतने ही चार्जेस और वैसे ही चार्जेस इस प्लस क्यू के आसपास है। ठीक है, ओके। तो अपन सीधे सीधे लिखे, ये हो जाएगा 2f² और ब्रैकेट में 1 - 1/2। ठीक है, तो ये हाफ बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, f² का रूट कितना होता है f। तो हो गया। ये दो वैल्यूज निकालनी थी। देखो यहाँ पे वैसे तो निकाल के रखी हुई है, पर आई कैसे वो समझाने के लिए ये पूरा सॉल्यूशन है। आई होप बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आ गया? अब अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मैं आपको यहाँ पे छोटा सा होमवर्क दे रही हूँ। ये होमवर्क बेटा आपको करना है। ठीक है, फिर से इक्विलेटरल ट्राइंगल है, बहुत छोटा सा होमवर्क है, कहो तो आप अभी बैठे बैठे कर दोगे। अब यहाँ पे -q चार्ज है, यहाँ पे क्या है -q चार्ज है, और यहाँ +q चार्ज है। ठीक है, तो बताओ कि ईच चार्ज एक्सपीरियंसिंग व्हाट अमाउंट ऑफ फोर्स, हर एक चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है आपको बताना है। सिंपल सा छोटा सा होमवर्क है। ठीक है, ओके। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सॉल्यूशन नंबर 2 पर आ जाए। 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 ऑफ मैग्नीट्यूड, ये हटा दो, ऑफ मैग्नीट्यूड 10 to the power -8 कूलम and 10 to the power plus 10 to the power -8 coulomb and -10 to the power -8 coulomb respectively are placed 0.1 meter apart. Calculate the electric field at A, B and C as shown in the figure. देखो बेटा, A कहाँ पे है ढूंढे, A कहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक है, B कहाँ पर है, ये B यहाँ कहीं का पॉइंट है, C कहाँ पर है, ये रहा। ठीक है, A, B, C पर जो भी नेट फील्ड मिल रही है वो अपन को निकालना है। ठीक है, Q1 Q2 कैसे हैं, क्लियर दिख रहा है, डाइपोल है। तो A क्या हो गया, डाइपोल का सेंटर हो गया। ये फिगर देखो, फिगर में जो C पॉइंट है ये इक्वेटोरियल पोजीशन है। C क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक, और B क्या है, एक्सियल पोजीशन। अब आपका जो पहला दिमाग दौड़ता है और इसको सॉल्व करने की कोशिश करता है वो ऐसा होता है, अच्छा मैम ने बताया था कि E इक्वेटोरियल और E एक्सियल का फॉर्मूला क्या होता है ना। तो आप E इक्वेटोरियल का फॉर्मूला रखोगे, क्या रखोगे, के ई, फिर डाइपोल मोमेंट P, के यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, r² + a² to the power 3/2, ये फॉर्मूला। यहाँ पे क्या रखोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट 2 times डाइपोल मोमेंट बाय r² - a² का होल स्क्वायर, यहाँ पे ये फॉर्मूला रखोगे। राइट, शॉर्ट डाइपोल का रखेंगे क्या, शॉर्ट डाइपोल का नहीं रखेंगे। कोई मेंशन है क्या शॉर्ट डाइपोल के बारे में, कोई मेंशन नहीं है, तो शॉर्ट डाइपोल का नहीं रखेंगे। अब ये रखोगे, फिर ये सारी चीजें कैलकुलेट करके फाइंड करके फॉर्मूले में पुट करोगे, वैल्यू निकालोगे, करके देखना कितना टाइम लगता है, एक बार करने के लिए करके देखना। दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी एनालिसिस यूज करो और फिगर को ढंग से देख लो एक बार। ये लेंथ कितनी है, 0.1 मीटर, ये लेंथ कितनी है, देखो 0.05 और 0.05 को ऐड कर दो तो 0.1 मीटर, और ये लेंथ कितनी है, 0.1 मीटर। हम कह सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है ना बेटा, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, तो आपने ई इक्वेटोरियल का ये जो रिलेशन निकाला था ना, सबसे पहले आपने क्या किया था, याद करो, ई इक्वेटोरियल बराबर हम रखते थे, ऊपर ई साइन थीटा और नीचे ई साइन थीटा बनता था, कैंसिल होता था, और जो नेट बनता था इधर बनता था, तो लिखते थे 2 times e cos थीटा, याद है, 2e cos थीटा, जहां पे e की वैल्यू क्या होती थी, किसी एक चार्ज की वजह से फील्ड, चाहे तो Q1 ले लो चाहे तो Q2 ले लो, तो के ई चार्ज का मैग्नीट्यूड, चाहे तो Q1 Q2 जो लेना है, ठीक है, डिवाइडेड बाय r², चार्ज से C पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो लेंगे, तो r कितना है बेटा यहाँ पे 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, अब रही बात थीटा, क्या होता था, ये थीटा होता था 60 डिग्री, और यहाँ पे ये भी उतना ही 60 डिग्री बनता था। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos 60, कितना होता है बेटा, cos 60 होता है 1/2। ठीक है, तो अभी तो हम यहाँ पे 1/2 नहीं लिखेंगे, खाली e की वैल्यू बताइए, ये e की वैल्यू है, चलो इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 9 × 10⁻⁹, q क्या है 10⁻⁻8 है, होल डिवाइडेड बाय 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे डेसिमल हटा दो तो ऊपर 100 आ जाएगा। ठीक है, नीचे 1 का स्क्वायर बचेगा, करेक्ट।
0.1 से 10 10 है ना, इतना कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। ओके, इसको आगे सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगा, फिर से देख लेना बेटा बड़ी। 9 इंटू 10 की पावर 9 और 10 की पावर 2, 10 की पावर 11 और उसमें से 8 चले गए तो 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अच्छा अब cos 60 कितना होता है 1/2, तो 2e 1/2 ऐसे लिखोगे आप इसको, 2 टाइम्स e cos 60, थीटा यहाँ पे 60 है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये आया e के बराबर कितना आ गया 9 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। तो ये E इक्वेटोरियल यहाँ बड़ी आसानी से आ गया, आपने खाली क्या करना था, फिगर को एनालाइज करना था। ठीक है, अब सिमिलरली अगर मैं E एक्सियल की बात करूं, गौर से देखना बेटा, ठीक है, अगर मैं E एक्सियल की बात करूं तो यहाँ पे आप देखो कि कुछ सिमेट्री दिख रही है 0.5 एक काम करो 1.5 को आप मान लो A है ना, ये A, तो ये भी A हो गया, करेक्ट है, ये भी A हो गया। अच्छा, तो जो Q1 है वो B पॉइंट से A डिस्टेंस पर है और जो Q2 है वो B पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर है, 3A डिस्टेंस पर है। Q1 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो Q1 की वजह से आप जो फील्ड बनाओगे, ये देखो ये बनी हुई है, ऐसी फील्ड बनाओगे अवे, और Q2 नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो इसकी वजह से जो फील्ड बनाओगे ऐसे बनाओगे। अब Q1 पास है तो Q1 की फील्ड थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, तो ये जो अवे वाली फील्ड है ना, फिर से देख लो बेटा एक बार, Q1 है पॉजिटिव चार्ज, रेडियली आउटवर्ड फील्ड बननी चाहिए और बड़ी बननी चाहिए। कैसी बननी चाहिए, बड़ी। तो Q1 से एक बड़ा वेक्टर अपन ने इधर ले लिया, Q2 यहाँ पे नेगेटिव है और दूर है तो छोटा वेक्टर बनेगा, ये छोटा वेक्टर बना दिया, आ रहा समझ में, है ना। तो अब ये जो नेट चार्ज है यहाँ, नेट फील्ड जो यहाँ बनेगी, ठीक है, जो भी ई नेट बनेगी, मैग्नीट्यूड अगर मैं बोलूँ EB लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो वो कितना बनना चाहिए बेटा, Q1 की वजह से इसको मैंने नाम दिया E1 और Q2 की वजह से इसको मैंने नाम दिया E2। ठीक है, तो EB कितनी बननी चाहिए, E1 माइनस E2, E1 माइनस E2, ये EB बनना चाहिए। ठीक है, तो जब हम E एक्सियल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अपन खाली इतना रख देते हैं E1 माइनस E2, है ना। अच्छा, E1 की क्या वैल्यू होगी, KQ बाय 1 से यहाँ के डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि A का स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस E2 की वैल्यू क्या होगी, KQ, ये पूरा डिस्टेंस A 3A का होल स्क्वायर, तो 9A स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, ओके, यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, KQ और नीचे A स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 माइनस 1/9, तो 9 माइनस 1/9 तो 8/9, क्या बचेगा, 8/9 बचेगा। अच्छा, KQ अपॉन A स्क्वायर, तो KQ अपॉन A स्क्वायर जरा फाइंड आउट कर ले। ठीक है, ये देखो ऊपर सॉल्व कर रही हूं मैं, 9 इंटू 10 की पावर 9, K हो गया, Q हो गया 10 की पावर -8। ठीक है, A क्या था, 0.05 का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा, और 0.05 है तो ऊपर 10 की पावर 4, 100 इंटू 100 तो 10 की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर इंटू 8/9, बेटा ये 9 से ये 9 कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे 100 हटा दो, पावर 2 बचेगी, है ना। 25 4 जा 100 होता है, तो 25 से 100 कट गया, क्या बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, ओके, अब इसको आगे सॉल्व कर लो, तो 10 की पावर 9, ठीक है, उसमें से 8 चले गए तो 1 बचा, और यहाँ 2 है तो 10 की पावर 3 और 4 8 जा 32, तो 32 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। तो ये एक्सियल पोजीशन पर फील्ड आ गई। अब अपन को बात करना है E एट द सेंटर की। एट द सेंटर बोले तो E एट A, E एक्सियल बोले तो E एट B निकाला अपन ने, ये अपन ने E एट B निकाला। इक्वेटोरियल बोले तो अपन ने निकाला E एट C, ये क्या निकाला, E एट C। अब अपन सेंटर की बात कर रहे हैं तो E एट A निकाल रहे हैं, है ना। और सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड इधर को, नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड इधर को। अगर इसकी वजह से फील्ड E है और इसकी वजह से फील्ड E है तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स E। ठीक है, तो 2 टाइम्स E, तो 2
और ई मतलब किसी भी एक चार्ज की वजह से ए पर क्या फील्ड है, तो के क्यू बाय चार्ज का ए से डिस्टेंस कितना है 0.05 का स्क्वायर, 0.05 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 बार लिख दिया 0.05, ये 2 बार लिख दिया, ठीक है, ओके। अब देखते जाओ बच्चा पार्टी, है ना, कुछ नहीं है, डेसिमल हटा दो, डेसिमल हटा दो, तो ऊपर 100 इंटू 100, अब ये 25 बने तो 25 4 टाइम्स 100, ठीक है, 2 4 जा 8, के की वैल्यू फिर से देख लो, 2 4 जा 8, के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। उसके अलावा Q की वैल्यू 10 की पावर -8, ठीक है। चेक कर लो बेटा, सारी वैल्यूज यहाँ पे अच्छे से चेक करके कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, कितना आ गया ये तो समझ में आ गया था आपको कि ये 2 टाइम्स ई होगा, इसकी वजह से ई, इसकी वजह से ई, तो 2 टाइम्स ई। ई की वैल्यू क्या होगी, एक चार्ज की वजह से यहाँ पे क्या फील्ड हो रही है, तो Q बाय यहाँ का डिस्टेंस 0.05 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू के, तो 0.05 ऊपर 100 इंटू 100 आ गया, 25 से 100 कटा 4 बचा, Q की वैल्यू 10 की पावर -8 रख दी, K की वैल्यू रख दी, ठीक है, और 2 4 यहाँ पे 8 हो गया, ओके। ये आ गया 72, 10 की पावर 9 -8, तो इंटू 10, कह लो 720 न्यूटन पर कूलम। क्लियर हो बच्चा, कैसे निकाला अपन ने, एक बार अच्छे से इसको देख लो। और यहाँ पे आपको एक डिफरेंस दिखेगा, डिफरेंस क्या दिखेगा कि जब हमने एक्चुअली फॉर्मूले ये यूज नहीं करे और यहाँ पे क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ था तो सीधे वैल्यू पुट करके निकाला तो ज्यादा आसानी से सॉल्व हो। तो आपको एक बार क्वेश्चन, अगर डाइपोल पे क्वेश्चन आता है तो एक बार क्वेश्चन को देखकर समझना भी है, एनालाइज भी करना है, ठीक है, ओके। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चले, सॉल्व करते हैं इसको, ओके। अब पढ़ते जाओ बेटा। द इलेक्ट्रिक फील्ड कॉम्पोनेंट इन फिगर आर Ex is equals to Ax to the power 1/2, Ey Ez equals to 0, in which alpha is equals to, बेटा ये जो है यहाँ पे ये अल्फा है, ठीक है, ये अल्फा है, in which alpha is equals to 800 न्यूटन पर कूलम मीटर टू द पावर 1/2, कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब। अपन को क्या निकालना है, ए पार्ट में फ्लक्स निकालना है, बी पार्ट में द चार्ज विद इन द क्यूब। बी पार्ट में क्या निकालना है, क्यूब के अंदर क्या चार्ज होगा वो बताओ। और ए, ये है ए, बोले तो क्यूब की जो लेंथ है, साइड जो लेंथ है वो आपको दी हुई है, कितनी है, 0.1 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा और ए में हम कंफ्यूज नहीं होंगे। अल्फा ये जो देखो बेटा, ये जो एक्स के साथ है ये अल्फा है, ठीक है, ये अल्फा है, और साइड क्या है, ए है, ओके। अब यहाँ पे ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ई वाई और ई जेड, मतलब जो फील्ड है, क्या फील्ड यूनिफॉर्म है, फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि देखो फील्ड एक्स के साथ चेंज हो रही है, एक्स के साथ चेंज हो रही है फील्ड, तो यूनिफॉर्म अपन नहीं कह सकते उसको, है ना। अच्छा, वाई और जेड में नहीं है, तो डायरेक्शन तो यूनिफॉर्म है, जो भी अपनी फील्ड है ना वो ऐसी है, ई एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स टू द पावर 1/2, ये फील्ड है। तो ये एक्स में चेंज हो रही है, फील्ड सारी एक्स की तरफ है, यूनिडायरेक्शनल है, पर यूनिफॉर्म नहीं है। फील्ड वाई के अलोंग है ही नहीं, ई वाई क्या है, 0, वाई के अलोंग कोई कंपोनेंट नहीं है, जेड के अलोंग भी नहीं है, तो ई जेड क्या है, 0, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक्स के अलोंग है, ओके। तो अब देखते जाना बेटा, एरिया वेक्टर और फील्ड का रिलेशन देखते जाओ। यहां पे जो एरिया वेक्टर होगा ऊपर, है ना, और फील्ड इधर को दिख रहा है, ऊपर वाले फेस में आपका जो ई बनेगा वो इधर बनेगा, और जो एरिया वेक्टर बनेगा वो ऊपर की तरफ बनेगा, करेक्ट है। कितना हुआ, 90 डिग्री का एंगल, फ्लक्स 0। नीचे वाले पे आओ, यही बात, एरिया वेक्टर नीचे और फील्ड इधर को, नीचे वाले सरफेस पे सेम बात, तो फ्लक्स कितना, 0, यहाँ पे फ्लक्स 0, यहाँ पे फ्लक्स 0। अच्छा, ये जो सामने वाला फेस दिख रहा है आपको, बिल्कुल ये सामने वाला फेस, ये सामने वाला फेस, फिर से इसमें जो एरिया वेक्टर बनेगा, सामने ये बोर्ड दिख रहा है आपकी तरफ, एरिया वेक्टर और फील्ड उधर है, फील्ड उधर और एरिया वेक्टर इधर, 90 डिग्री। तो ये सामने वाले फेस के लिए भी फ्लक्स
0। सिमिलरली ये जो पीछे वाला फेस है ना, इस बोर्ड के ठीक पीछे, तो एरिया वेक्टर पीछे की तरफ और फील्ड इधर, तो ठीक पीछे यहाँ भी फ्लक्स 0। यानी ये जो ग्रीन कलर के शेडेड रीजन आपको दिख रहे हैं, फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ इस ग्रीन कलर के शेडेड रीजन के अक्रॉस आपको मिलने वाला है। यहाँ पे NL दिया हुआ है, एरिया वेक्टर फॉर द लेफ्ट साइड, और ये NR दिया हुआ है, एरिया वेक्टर फॉर द राइट साइड। तो मैं यहाँ पे L, यहाँ पे R लिख रही हूँ, ठीक है, ओके। अब देखो बेटा, सबसे पहले अपन निकालते हैं L पे जो फ्लक्स है ना, लेफ्ट साइड पे जो फ्लक्स है, अगर फाई L निकालें, है ना, तो अपन लिखेंगे, ध्यान से देखते जाना, E X को मैंने L लिख दिया, EL डॉट, यहां पे वेक्टर बोला है, S एरिया ले लिया मैंने, ठीक है, और N कैप, ये यूनिट वेक्टर हो गया, ये यूनिट वेक्टर हो गया, ये एरिया हो गया। भैया क्यूब का एरिया क्या होता है? A स्क्वायर होता है। डॉट की अगर बात करूं, देखो फील्ड जो है अपनी, फील्ड की डायरेक्शन कैसी दी हुई है, EX इज इक्वल्स टू अल्फा x टू द पावर 1/2, ठीक है। यहाँ पे जो फील्ड दी हुई है वो x की डायरेक्शन के अलोंग जा रही है, ठीक है। यूजुअली आपको क्वेश्चंस में आई कैप दिया होता है, आई कैप मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दी होती है कि भैया पॉजिटिव x में x की तरफ और नेगेटिव x में माइनस x की तरफ, है ना। यहाँ पे आई कैप मिसिंग है, तो मैं आपको बता दूं कि ये x के अलोंग जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे फील्ड कैसी बनेगी, ऐसी, और यहाँ पे फील्ड कैसी बनेगी, ऐसी। तो देखो इन दोनों में 180 डिग्री का एंगल है और इन दोनों में 0 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर और फील्ड में कितने डिग्री का एंगल है? 180 डिग्री का एंगल है। तो cos 180 कैसा होता है बेटा? नेगेटिव होता है, तो माइनस ले लिया, ठीक है, माइनस ले लिया। अब EL की वैल्यू देखो क्या लिखेंगे अपन, पहले तो अल्फा लिखेंगे, ठीक है, फिर x की पावर 1/2 लिखेंगे। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक, ऑरिजिन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये a है, ठीक है। ये क्या है? a, यहाँ पे ये सारे a है बेटा, a, ठीक है। ऑरिजिन से फर्स्ट फेस का, L फेस का जो डिस्टेंस है वो a है, बड़ा लिख देती हूँ a, ठीक है। तो ये हो जाएगा, फिर से EL की वैल्यू लिख रहे हैं, तो यहाँ पे अल्फा और x, तो a और a का पावर 1/2, डॉट हटा दो इसीलिए तो माइनस लिया है, और एरिया, साइड लेंथ a है तो एरिया क्या हो जाएगा? a स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो गया, ये 2 और 1/2 ऐड कर दो तो 5/2, तो माइनस अल्फा a टू द पावर 5/2, ठीक है, ओके। अब अपन बात करते हैं फाई r की, वो हो जाएगा वेक्टर ER डॉट S और यूनिट वेक्टर NR, ये एरिया वेक्टर, ये एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है। इस राइट फेस पे फील्ड भी इधर है और एरिया वेक्टर भी इधर है, दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। तो यहाँ पे थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, कॉस थीटा लिखते हैं ना, तो कॉस 0 क्या होता है? 1 होता है। तो खाली खाली आपको E की वैल्यू लिखनी है, क्या? ER हो जाएगा, एरिया आपको पता ही है कि a स्क्वायर, बस इतना। अब ER का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? अल्फा, देखो यहां से यहां तक a था, और फिर यहां से ये जो दोनों साइड के बीच का डिस्टेंस है a है, तो ऑरिजिन से ये फेस का डिस्टेंस कितना हो गया? 2 टाइम्स a, ठीक है। तो ER लिखेंगे तो अल्फा और x मतलब 2 टाइम्स a और फिर पावर 1/2, और बाहर अपना क्या है? a स्क्वायर है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा √2 अल्फा √2 अल्फा √2, और a के ऊपर फिर से क्या पावर आ जाएगी? a की पावर आएगी 5/2, ठीक है। अपन फाई नेट निकाल लें, फाई नेट इज इक्वल्स टू फाई L प्लस फाई R करो बेटा, फाई L प्लस फाई R करो। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, देखो बेटा अल्फा a पावर 5/2 तो कॉमन आ जाएगा, अल्फा a पावर 5/2 कॉमन, √2 माइनस 1 लिख दोगे यहाँ पे, 1.414 माइनस 1, a की वैल्यू आपको यहाँ पे दी हुई है 0.1 मीटर, है ना, लिखते जाओ। अल्फा की वैल्यू 800, अल्फा की वैल्यू 800, a की वैल्यू 0.1 के ऊपर पावर 5/2, √2 माइनस 1 तो 1.414 माइनस 1, तो ये क्या हो गया? 0.414,
मैंने आपको कहा था ना ये बहुत कैलकुलेशन बेस्ड चीजें होंगी, यहाँ पे अपन को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो अपन इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो ये तो बेटा अभी अपना फाई नेट आया है, चार्ज निकालना बाकी है। अपन को पता है इसके बाद कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे, फाई नेट बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ये अपन को पता है। तो यहाँ से Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q की वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट टाइम्स फाई नेट। ठीक है, Q की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स फाई नेट, ये अपन यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। फटाफट इसको फाइंड आउट करते हैं। देखो 8 इंटू 10 की पावर 2 इसको लिख सकते हैं, 0.1 है ना, तो 0.1 का डेसिमल हटा दो तो 1/10 हो गया, तो 1/10। ठीक है, अब 1/10 के ऊपर पहले तो ये 1/2 की पावर लगा दो, तो ये हो गया 1/10 का रूट, और 1/10 के रूट के ऊपर होगी पावर 5। ठीक है, इंटू 0.414। इसको और सॉल्व किया जाए तो √10 इंटू √10, √10 इंटू √10 क्या हुआ 10। फिर से देखो √10 इंटू √10 तो 100 √10 आ रहा है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 100 √10 आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 100 √10 आएगा, इसको अगले उस पे कर लेते हैं। ठीक है, तो बेटा फाई नेट कितना आ रहा था, देखो 8 इंटू 10 की पावर 2, फिर 1 अपॉन √10 1 अपॉन √10 इंटू 0.414, यहाँ पे पावर 5 थी। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो 8 इंटू 10 की पावर 2, नीचे क्या बचेगा √10 इंटू √10, 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, तो 1 अपॉन 10 की पावर 2 और एक √10 और बचेगा इंटू 0.414, ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, √10 की वैल्यू फाइंड आउट करके इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो फटाफट इसको मैं कैलकुलेट करती हूँ, आप भी साथ साथ में कैलकुलेट करो, फटाफट इसको कैलकुलेट करो बेटा। तो इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो ये आ रहा है 8 इंटू 0.414, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3.16 अप्रोक्सीमेटली। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 8 इंटू 0.414 डिवाइडेड बाय 3.16, तो बेटा ये आ रहा है 1.048 के आसपास। कितना आ रहा है 1.048 के आसपास ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये अपन ने क्या निकाला है, ये निकाला है फ्लक्स। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलम। अब यहां से जब चार्ज निकालेंगे Q, तो ये हो जाएगा फाई नेट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फाई नेट कितना आ गया 1.048 और एप्सिलॉन नॉट इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 8.854 इंटू 10 की पावर -12 को यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो जो नेट चार्ज आ रहा है आपका वो चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। ये आ रहा है 9.28 इंटू 10 की पावर -12 कूलम। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपको फिर से एक बार अप्रोच में समझा देती हूँ ताकि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में सीबीएसई में, खास तौर पे सीबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन इस टाइप का बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा हुआ है। होता क्या है, आपको एक क्यूब दिया है, अब आपको बोला है कि इस क्यूब में जो फील्ड है, जैसे यहाँ पे एक्स के अलॉन्ग दी है, वाई के अलॉन्ग भी दी जा सकती थी, तो एक्स के अलॉन्ग चेंज हो रही है जिसमें कुछ कांस्टेंट है अल्फा और फिर एक्स की पावर कुछ दी हुई है। ठीक है, एक्स के अलॉन्ग चेंज हो रही है। अब बताओ कि फ्लक्स कितना होगा थ्रू द क्यूब, तो अपन को पहचानना है क्योंकि फील्ड सिर्फ एक्स के पैरेलल है तो फील्ड का नो कंपोनेंट इन वाई और नो कंपोनेंट इन जेड। ठीक है, एक तो ये बात। तो अगर कोई कंपोनेंट है ही नहीं उसका वाई के अलॉन्ग और जेड के अलॉन्ग, तो हम हर जगह सिर्फ और सिर्फ ई को एक्स के अलॉन्ग बनाकर एरिया वेक्टर के साथ उसका एंगल देखेंगे, तो अपन ये पाते हैं कि सिर्फ और सिर्फ दो ऐसे फेसेस हैं जिसको एक्चुअली फील्ड क्रॉस कर रही है।
है ना। क्यूब के सिर्फ ऐसे 2 फेसेस हैं जिसको जो फील्ड लाइंस है वो क्रॉस कर रही हैं, बाकी किसी फेस को फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं कर रही है ना। उसके अकॉर्डिंग अपन ने क्या करना है, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेफ्ट साइड और राइट साइड का जब फेस का फ्लक्स निकालेंगे तो अपन जब वैल्यू लिखेंगे ना तो यहाँ पे x टू द पावर 1/2 में x उतना ही लेंगे ऑरिजिन से जितना उस फेस का, x इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन टू दैट फेस, ठीक है। तो l फेस का डिस्टेंस कितना था a, तो इसीलिए अपन ने इस इक्वेशन में a की पावर 1/2 ली, और r राइट फेस का कितना था a प्लस a 2a, तो राइट फेस में जो अपन ने वैल्यू पुट करी थी तो यहाँ पे s तो a स्क्वायर था, er के लिए अल्फा और यहाँ पे 2a पुट किया था, ठीक है। रेस्ट ऑफ द पार्ट क्या है बेटा, कैलकुलेशन। यहाँ से अपन ने फाइनेट निकाला l प्लस आर करके, ठीक है। फाइनेट निकालने के बाद अपन ने कुछ नहीं करना, अपन ने क्यू नेट निकालेंगे, ठीक है, क्यू नेट निकालेंगे। क्लियर होगी बात बच्चा, इज इट क्लियर? ओके, तो आगे बढ़ा जाए। अब ये क्वेश्चन देखो गौर से, कुछ सिमिलर क्वेश्चन दिख रहा है क्या, सिलेंडर दे दिया है। An electric field is uniform and in the positive x direction for positive x. अगर आप पॉजिटिव x की तरफ चलोगे तो फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव x डायरेक्शन में है। एंड यूनिफॉर्म विथ सेम मैग्नीट्यूड, उतना ही मैग्नीट्यूड है, बट इन द नेगेटिव x डायरेक्शन फॉर नेगेटिव x, it is given that E is equals to 200 I cap Newton per coulomb for x is equals to 0 and minus 200 I cap Newton per coulomb for x less than 0, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि वहां पे सिर्फ पॉजिटिव x डायरेक्शन में फील्ड है, प्रीवियस क्वेश्चन में जहां क्यूब था इसीलिए वो x टू द पावर 1/2 ऐसे दिया हुआ था, ठीक है, क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव। अब यहाँ पे दोनों डायरेक्शन में फील्ड है, देखो I कैप के साथ दिया हुआ है। A right circular cylinder of length 20 centimeter and radius 5 centimeter has its center at the origin and its axis along the x-axis so that one face is at x equals to 10 centimeter and one face is at x equals to minus 10। पूरा फिगर आपको यहाँ पे ढंग से क्लियर है, गिवन है, ठीक है, ओके। याद रखना है कि लेंथ 20 और रेडियस 5 है ना। व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स, पहले पार्ट में क्या बोला है, नेट आउटवर्ड फ्लक्स क्या होगा, ओके। उसके बाद बोला है थ्रू ईच फेस व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर, बी पार्ट बोला है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर। उसके बाद सी पार्ट बोला है व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। पहले सिर्फ और सिर्फ साइड्स के लिए निकालना है, फिर टोटल फ्लक्स निकालना है, फाई नेट फॉर साइड्स, ठीक है। उसके बाद डी पार्ट है नेट चार्ज, है ना। तो ए हो गया, बी हो गया, सी में अपन निकालेंगे फाई नेट फॉर सिलेंडर, ठीक है, और डी में निकालेंगे क्यू। तो क्यू आपको पता है, क्यू अपन कैसे निकालेंगे, अंदर सिलेंडर के मान लो कोई चार्ज एनक्लोज्ड है जिसकी वजह से फ्लक्स है, तो क्यू इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये जो फाई नेट फॉर सिलेंडर निकालेंगे, फाई नेट फॉर सिलेंडर, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे एप्सिलॉन नॉट को, ये फॉर्मूला रहेगा अपना। अच्छा, सबसे पहले एक बात बताओ कि अगर फील्ड इधर को है और या इधर को है, एक्स डायरेक्शन में ही है, मैं यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा ले लूं कर्व्ड पार्ट का, कर्व्ड पार्ट ले लूं सिलेंडर का, तो यहाँ पे जो एरिया वेक्टर होगा ये ऊपर की तरफ ऐसे होगा और फील्ड इधर होगी, यहाँ ले लो चलो, तो एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ और फील्ड इधर होगी। तो इन एनी केस यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये जो साइड वाइज या जो कर्व्ड एरिया है बोला है ना, व्हाट इज थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर कितना हो जाएगा, 0, है ना। तो सी जो पार्ट है, सॉरी बी पार्ट, ये बी पार्ट है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर, तो जो बी पार्ट है ये तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, 0, फ्लक्स थ्रू साइड ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल्स टू 0, क्लियर। अच्छा, अब यहाँ साइड्स का मतलब क्या है, एक बार अपन इस फेस पे निकालेंगे, तो एक बार अपन यहाँ पे फाई एल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो फाई एल की अगर बात करेंगे, एल की, तो अपन को सबसे पहले क्या करना है, ई का मैग्नीट्यूड लेना है। इधर को मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, देखो दोनों में 200 200 200 है, आई कैप सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो फील्ड का मैग्नीट्यूड फाई एल, फील्ड का मैग्नीट्यूड लिया अपन ने
200, ठीक है, 200 मैग्नीट्यूड लिया। फिर इसका एरिया का मैग्नीट्यूड लेंगे, एरिया का मैग्नीट्यूड लो पाई आर स्क्वायर, है ना, क्या लेंगे, पाई आर स्क्वायर, बोले तो 5/100 का स्क्वायर, 5/100 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, और 100 का 5/100 का स्क्वायर, तो 100 मतलब देखो 100 का स्क्वायर 10 की पावर 4 और ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -4, ठीक है, ये हो गया फाई एल, क्लियर हुआ, ये हो गया फाई एल। क्या इन दोनों की डायरेक्शन सेम है ना, क्या इन दोनों के बीच में थीटा 0 डिग्री बन रहा है, एरिया वेक्टर और फील्ड में, करेक्ट बन रहा है, तो इतना रहेगा फाई एल। अच्छा फाई आर की बात कर लेते हैं, फाई आर, ई का मैग्नीट्यूड फिर से 200 है बेटा, 200 है ई का मैग्नीट्यूड, है ना, ओके। फिर पाई एरिया का स्क्वायर भी वही होगा ना, 25 × 10 की पावर -4, तो बेसिकली फाई एल और फाई आर बराबर होंगे। थ्रू ईच फेस फ्लक्स सेम होगा, क्योंकि यहां भी फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, फील्ड और एरिया का मैग्नीट्यूड भी सेम है और वो दोनों सेम डायरेक्शन में है। यहाँ भी फील्ड और एरिया का मैग्नीट्यूड मतलब आपस में सेम नहीं है, ठीक है, जितना फील्ड का मैग्नीट्यूड उधर है उतना फील्ड का मैग्नीट्यूड इधर है, जितना एरिया का मैग्नीट्यूड इधर है उतना एरिया का मैग्नीट्यूड इधर है, ऑफ कोर्स, राइट। अच्छा दोनों का यहाँ पे डायरेक्शन इकट्ठा है, यहाँ पे डायरेक्शन इकट्ठा सेम है, इसीलिए दोनों फ्लक्स क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं फाई नेट फॉर सिलेंडर की, तो फाई नेट फॉर सिलेंडर क्या हो जाएगा बेटा, फाई एल प्लस फाई आर, तो क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स जो वैल्यू आपने लिखी है दोनों सेम है, तो ऐड हो जाएंगे तो 2 टाइम्स हो जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगा, देखते जाओ, 2 2 क्या होता है 4, देखते जाना, 2 2 क्या होता है बेटा 4 होता है, 4 × 25 करो क्या होता है 100 होता है, 2 2 4, 4 × 25 100, और ये जो 100 है उधर ये 2 0 दिख रहे हैं आपको, 10 की पावर 4, ठीक है, 10 की पावर 4 और ऑलरेडी 10 की पावर -4 यहाँ है, तो 4 और -4 0, बचा क्या पाई, तो पाई नेट किसके बराबर आ रहा है बेटा, पाई के बराबर। दोनों को ऐड करोगे बेसिकली एक वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 400 × 25 10,000, 10,000 यहाँ पे 10 की पावर -4 था, तो पाई आ रहा है। अब ये कितना हो गया, पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज निकालना था क्यू, पाई एप्सिलॉन नॉट। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो अच्छे से, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना फिर से इसकी एक बार। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, तो एक बार इसको अच्छे से पढ़ लो बेटा। ओके बेटा, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बोला है कि एक अर्ली मॉडल ऑफ एटम है, आपको दिख रहा है एटम का मॉडल, बीच में जो है सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है Ze और सराउंडेड बाय यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज, यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज से सराउंडेड है, रेडियस जो है एटम का यहाँ पे R दिया हुआ है, ठीक है। एटम एज अ होल न्यूट्रल होता है, पता है हमको, ठीक है। सो फॉर दिस मॉडल व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द न्यूक्लियस, किसी गिवन डिस्टेंस R पे, मान लो मैंने एक गॉसियन सरफेस मान ली, तो इस गॉसियन सरफेस इस R डिस्टेंस पर इस पॉइंट पे क्या फील्ड है बताओ, ये क्वेश्चन है। अपन अप्रोच क्या लगाएंगे, अप्रोच, ठीक है, फ्लक्स निकालेंगे किस पे, R डिस्टेंस पे, तो वो फील्ड एट R इनटू एरिया ऑफ दैट सरफेस 4 पाई R² के बराबर होगा, ठीक है। और फ्लक्स निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, Q एनक्लोज्ड को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करेंगे, जो Q एनक्लोज्ड है वो टोटल Q नेगेटिव प्लस Q पॉजिटिव के बराबर होना चाहिए। Q पॉजिटिव अपन को पहले से पता है कि उसको अपन Ze लिख सकते हैं। अब इसके अंदर नेगेटिव चार्ज कितना एनक्लोज्ड है, देखो क्योंकि नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एक हम फैक्टर ले लेते हैं जिसको अपन कहते हैं यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। याद है वॉल्यूम चार्ज के लिए, लीनियर चार्ज के लिए, सरफेस चार्ज के लिए अपन ने पढ़ा था, तो यहाँ पे अपन कहेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो अपन को पता है कि अगर मैं बात करूं चार्ज को चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में कैसा लिखा जाता है, तो चार्ज अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू रो। तो चार्ज क्या हो जाएगा यहाँ पे, टोटल नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, रो इनटू वॉल्यूम, किसका, एटम का, तो 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब,
ठीक है, तो अपन लिखते हैं यहाँ पे, देखो Q नेगेटिव प्लस Q पॉजिटिव, तो Q पॉजिटिव Z ही है, ये तो अपन को पता है। अब प्लस Q नेगेटिव लिखने की बारी है, तो Q नेगेटिव क्या हो जाएगा, रो। ठीक है, ध्यान से देखते जाना, मैं फिर से जो आपको बता रही हूँ। सबसे पहले अपन रो को डिफाइन कर देते हैं। सबसे पहले अपन रो को, रो क्या होगा, टोटल नेगेटिव चार्ज माइनस ZE, टोटल नेगेटिव चार्ज माइनस ZE डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। टोटल नेगेटिव चार्ज माइनस ZE, ये हो गया अपना रो। यहाँ से रो की वैल्यू निकालो, सॉरी, ये हो जाएगा आपका बेटा, एक बार रो को समझ लेते हैं। ठीक है, रो को समझ लेते हैं। तो रो क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल्स टू टोटल नेगेटिव चार्ज माइनस ZE अपॉन जो टोटल वॉल्यूम है। टोटल वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ये आपका रो है। ठीक है, रो मतलब पूरे एटम के लिए जो आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, ये उसकी वैल्यू है। अब मैं आपसे पूछूं किसी एक गिवन सरफेस के अंदर, इस गिवन सरफेस के अंदर क्या नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इस सरफेस के अंदर क्या नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ये तो मैंने आपको पूरे के पूरे एटम के लिए रो की वैल्यू बता दी, सिर्फ उतने सरफेस के अंदर। तो नेगेटिव चार्ज क्यों नेगेटिव पुट करेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू उतने का वॉल्यूम, तो उतने का वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया उतने का वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं रो की वैल्यू पुट कर दूं, ठीक है, रो की वैल्यू पुट करी जा सकती है, तो रो की वैल्यू को पुट करते ही हो जाएगा ZE प्लस, ये रो की वैल्यू रखो यहाँ पे, तो माइनस ZE, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, और यहाँ पे है 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो 4/3 पाई और 4/3 पाई जो है बेटा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आप ZE को कॉमन ले सकते हो, ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस, देखो ZE कॉमन ले लो, तो 1 माइनस 4/3 पाई, 4/3 पाई कैंसिल हो चुका है। ऊपर क्या बचेगा, R, नीचे क्या बचेगा, कैपिटल R, और ये क्यूब और ये क्यूब। ठीक है, ये वैल्यू है किसकी, Q एनक्लोज्ड की। अब ये जो अपनी इक्वेशन है, इक्वेशन 1 में अपन Q एनक्लोज्ड को पुट करते हैं। ठीक है, अगले पेज पे देख लो बेटा, इन इक्वेशन 1 Q एनक्लोज्ड की जगह पे ZE कॉमन लिया था, 1 माइनस आर क्यूब बाय कैपिटल आर क्यूब, नीचे एप्सिलॉन नॉट था, इज इक्वल्स टू ER 4 पाई आर स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं। अपन का मकसद था E एट अ डिस्टेंस R निकालना, तो 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ ले आओ, ये हो जाएगा ZE 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में देखो 1 अपॉन आर स्क्वायर लिख दो, माइनस आर क्यूब कैपिटल आर क्यूब, और यहाँ पे आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक आर बचेगा, ऊपर सिर्फ एक आर, सिंगल आर बचेगा। तो इसको और फर्दर कैसे लिख सकते हैं, ZE डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर क्या है बेटा अपने पास, 1 बाई आर स्क्वायर माइनस R बाई आर क्यूब। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये आया अपना फील्ड एट अ डिस्टेंस R। ठीक है, अब ये जो फील्ड आपने निकाला है, ये क्या है, इनसाइड एटम, ये इनसाइड एटम है। मैं आपसे अगर ये बोल दूं कि ये पूरा एटम है, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एटम के बाहर किसी पॉइंट पे बताओ, आउटसाइड पे बताओ, आउटसाइड पे क्या होगा। तो ये अपन को पता है कि यहाँ पे फील्ड क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि जब आप गॉसियन सरफेस इसके अलोंग मानोगे, तो इसके अंदर जो Q एनक्लोज्ड हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि एटम न्यूट्रल है, तो Q एनक्लोज्ड 0, तो फील्ड आउटसाइड कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बच्चों। अब देखो अगला क्वेश्चन,
4 पॉइंट चार्जेस दी हुई है वैल्यूज, ठीक है, आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर एबीसीडी ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। तो अपन पहले तो एक स्क्वायर बना लेते हैं, ये स्क्वायर बना लिया, छोटा बना ले, थोड़ा छोटा बना लेते हैं, यहाँ तक ठीक। ओके, व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज of 1 microcoulomb placed at the center of the square, placed at the center of the square? ठीक है, यहां पे चार्जेस रखे हुए हैं, कौन कौन से? 2 माइक्रोकूलम, यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, फिर -5 माइक्रोकूलम का चार्ज है, फिर 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, ठीक है, फिर -5 माइक्रोकूलम का चार्ज है, और यहाँ सेंटर पे 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है। उस पर क्या नेट फोर्स लग रहा है वो अपन को निकालना है, क्या नेट फोर्स लग रहा है वो अपन को निकालना है। तो कोई बात नहीं बच्चा वाड़ी, कोई बात नहीं, ठीक है, यहां ध्यान से देखो। सबसे पहले तो -5 माइक्रोकूलम की वजह से इस पे जो भी फोर्स लगेगा, है ना, ऐसा लगेगा, ठीक है। इस -5 माइक्रोकूलम की वजह से कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा, ठीक सेंटर पे रखा है। क्या ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे? हाँ, क्योंकि इन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, इन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, तो इनका रिजल्टेंट इस चार्ज पे क्या हुआ बेटा? 0 हुआ। इस चार्ज की वजह से इस पे क्या फोर्स लग रहा है? रिपल्सिव, कुछ ऐसा। इस चार्ज की वजह से इस पे क्या फोर्स लग रहा है? रिपल्सिव, कुछ ऐसा। फिर से दोनों, इसका और इसका मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, इसका और इसका मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट सेम है, डिस्टेंस सेम है ना। तो ये कंप्लीट सिस्टम आप देख सकते हो कि बाई सिमेट्री अगर आप देखो, है ना, तो इस पर नेट चार्ज कितना लगेगा? 0 लगेगा। मान लो मैंने इस फोर्स को, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, अगर आप इसको सॉल्यूशन में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? ये जो इस पे फोर्स लगा रहा है इसको मैंने FA नाम दे दिया, ये जो इस पे फोर्स लगा रहा है FC नाम दे दिया, ठीक है। तो FA का जो मैग्नीट्यूड है वो FC के मैग्नीट्यूड के बराबर है, एंड द फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट। ठीक है, सिमिलरली इसको मैंने FB का नाम दे दिया और इसको मैंने FD का नाम दे दिया। तो वंस अगेन FB is equals to FD. Again the forces are equal and opposite, correct? Hence इस पॉइंट को O नाम दे दिया, F net at O equals to 0। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था। नेक्स्ट पे चलते बेटा, पढ़ो इसको अच्छे से। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डाइपोल मोमेंट 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर is aligned at 30 degree with the direction of uniform field of magnitude इतना। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क। तो इसको अपन फटाफट सॉल्व करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज में क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बेटा, आपको पता है कि जो टॉर्क होता है, टॉर्क है ना, टाउ कितना होता है? PE sin थीटा, ये इसका फॉर्मूला है। कोई भी ऐसी चीज है जो आपको दी नहीं है, दी है। डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड बोला है 4 × 10⁹ है, अपन ने पुट कर दी। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 5 × 10⁴, 5 × 10⁴। साइन थीटा अलाइंड एट 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल्स टू 4 5 20, 4 5 20, 9 और 4 10⁻13, साइन 30 1/2, तो 10 × 10⁻13, 10⁻14, 10⁻14 न्यूटन मीटर,
ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल था, है ना, जस्ट फॉर द रिविजन ऑफ द फॉर्मूला। यहाँ आ जाओ आप, फिगर 1.30, ये एनसीईआरटी से लिया गया, तो आपको यहाँ पे फिगर 1.30 दिख रहा है, ठीक है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। shows tracks of 3 charged particles in a uniform electrostatic field, यूनिफॉर्म फील्ड है, 3 पार्टिकल्स का ट्रैक आपको दिख रहा है। गिव द साइंस ऑफ द 3 चार्जेस, पहला क्वेश्चन क्या है, इन तीनों चार्जेस के साइन क्या होंगे। विच पार्टिकल हैज हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि तीनों चार्जेस के साइन क्या होंगे, और दूसरा ये है कि हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो क्या होगा, किसका होगा, बताना है आपको, ठीक है, ओके। तो बेटा अगर आप बड़े गौर से देखो तो यार ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि 1 और 2 पॉजिटिव चार्ज की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो ये दोनों जो है नेगेटिव होने चाहिए, ठीक है, और ये जो तीसरा चार्ज है ये नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है, नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो साइन देना मुश्किल नहीं है। अब E/m रेशियो किस पे डिपेंड करता है वो देख लो, मैंने आपको पढ़ाया था ना, y इज इक्वल्स टू u/t प्लस हाफ a/t²। हमने पूरा एक सेक्शन करा है जब चार्ज यूनिफॉर्म फील्ड में मूव करता है, ठीक है, या यूनिफॉर्म फील्ड में उसको किसी वेलोसिटी के साथ थ्रो किया जाए, तो कैसे हमें इक्वेशंस यूज करनी है, टाइम पीरियड की, वेलोसिटी की, डिस्प्लेसमेंट की, सारी इक्वेशंस हमने एक पूरे सेक्शन में पढ़ी है। अगर आपने नहीं देखी है तो बेटा एक बार वो लेक्चर जाके जरूर देख लेना, ठीक है, आई थिंक लेक्चर 9 या लेक्चर 10, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, आप देख सकते हो कि जो इनिशियल वेलोसिटी है ना, वो x के अलॉन्ग है, तो x के अलॉन्ग है, तो u/y तो यहाँ पे 0 है, ये क्लियर कट फिगर में अपन को दिखता है, तो ये फैक्टर तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब बात करी जाए अगर एक्सेलरेशन की, है ना, तो आपको बताया था ma इज इक्वल्स टू क्या रखते हैं, qe, है ना, तो a क्या आता है बेटा, a क्या आता है, qe/m, ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ qe/m t², हाफ qe/m t²। अब यहां से ध्यान से देखना बेटा, आप लिख सकते हो 2y इंटू डिवाइडेड बाय et², 2 को ऊपर ले जाओ, et² से डिवाइड कर दो, यहाँ पे क्या बचेगा, q/m, चार्ज टू मास रेशियो, ठीक है, क्या बचेगा, चार्ज टू मास रेशियो, ठीक है। अगर मैं बाकी पैरामीटर्स को कांस्टेंट कर दूं तो चार्ज टू मास रेशियो डिस्प्लेसमेंट पर कैसे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, कैसे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है ना। तो जब आप डिफ्लेक्शन देखोगे तो सबसे बेस्ट तरीका ये है, सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जब आपने इनका लीनियर पाथ लिया है ना, लीनियर पाथ ले लो, ये लीनियर पाथ ले लिया, तो आप देखो कि कौन कितने ज्यादा एंगल से डेविएट हो रहा है, उसका उतना ही ज्यादा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा। जो जितने ज्यादा एंगल से डेविएट होगा, है ना, ये जो एंगुलर डेविएशन है ना, जिसका जितना बड़ा होगा उसका उतना ही ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिगर देखकर एनालाइज करना तो मुश्किल हो रहा है, लेकिन अगर आप देखो गौर से, है ना, तो यहाँ पे ये जो एंगल है ये छोटा है, और इसके साथ थर्ड चार्ज के साथ देखोगे तो ये एंगल थोड़ा बड़ा दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये बिल्कुल फिगर वहां से सेम उठाया हुआ है, तो थोड़ा हल्का अनक्लियर फिगर है, लेकिन डिफ्लेक्शन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा किसका है, थर्ड पार्टिकल का मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है। और मोर क्लैरिटी के साथ ये फिगर कैसे बनाया जाता है, जब आपको एंगुलर डिफ्लेक्शन बहुत अच्छे से क्लियर दिख रहा होता है, आपको पता होता है कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट उसका ही ज्यादा होगा जिसका एंगुलर डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। फिर से बता दूं, चार्ज टू मास रेशियो किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है। आपको क्या देखना है कि डिस्प्लेसमेंट किसका ज्यादा है और किसका कम है। उसके बाद 9th क्वेश्चन देखो बेटा, कंसिडर अ यूनिफॉर्म फील्ड, आपको यहाँ पे यूनिफॉर्म फील्ड दी हुई है आई कैप के साथ। व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर of 10 cm on a side whose plane is parallel to the YZ plane। इस टाइप के क्वेश्चन भी सीबीएसई में बेटा बहुत बार आते हैं, बहुत बार आते हैं। तो आपको एक स्क्वायर लेना है, चलो बना लेते हैं, ठीक है, x ले लिया, y ले लिया, z ले लिया,
बोला है जो फील्ड है वो है 3 × 10⁻³ I कैप न्यूटन पर कूलम। ठीक है। What is the flux through this field through a square of side 10 cm on a side whose plane is parallel to the YZ plane? Plane is parallel to the YZ plane. एक स्क्वायर ले लिया अपन ने, ठीक है, ये स्क्वायर ले लिया और उसका प्लेन YZ के पैरेलल है, ठीक है, ओके। सेकंड बोला है कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स 60 डिग्री एंगल विथ एक्स एक्सिस। बात करते हैं फर्स्ट केस की, ठीक है, फर्स्ट केस की, व्हाट इज द फ्लक्स, ठीक है। तो फर्स्ट केस में अगर मैं इसका एरिया वेक्टर बोलूं तो इसका एरिया वेक्टर नॉर्मली आउटवर्ड कैसा बनेगा बेटा, इसका एरिया वेक्टर ऐसा बनेगा, ठीक है, एक्स के अलोंग, और फील्ड कैसी है, आई कैप एक्स के अलोंग। तो फर्स्ट केस में फ्लक्स निकालेंगे, ई का मैग्नीट्यूड 3 × 10⁻³ ई का मैग्नीट्यूड, उसके बाद एरिया का मैग्नीट्यूड 10 का स्क्वायर, ठीक है, और सेंटीमीटर है तो नीचे 100 का स्क्वायर, ठीक है, ई का मैग्नीट्यूड, एरिया का मैग्नीट्यूड। अब कॉस थीटा, दोनों के बीच में यहाँ पे फर्स्ट केस में थीटा कितना है, 0 डिग्री, तो कॉस 0 1 होता है। अपन सीधे सीधे इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो फाई कितना आ जाएगा बेटा, 10⁻⁴ और ऊपर 10⁻⁵, तो 30 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं पार्ट बी की। अब बोला है कि अगर इस स्क्वायर का, ठीक है, जो नॉर्मल है, नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स 60 डिग्री एंगल, एक्स वाई जेड, 60 डिग्री एंगल विथ द एक्सिस, ठीक है, ओके। सेम प्लेन में रखते हुए नॉर्मल वेक्टर यानी कि एरिया वेक्टर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है फील्ड के साथ। तो अपन को नॉर्मल का एंगल, तो जब हम cos थीटा लेते हैं तो cos थीटा क्या होता है, नॉर्मल का एंगल होता है, दिया हुआ है। अपन क्या लिखेंगे फिर से, फ्लक्स इन सेकेंड केस, ई का मैग्नीट्यूड 3 × 10⁻³, ठीक है, फिर एरिया का मैग्नीट्यूड सेम वही, और इस बार cos 60 डिग्री लेंगे तो 1/2। बेटा ये वैल्यू तो पहले अपन ने कैलकुलेट कर ली है, 30 आई थी, अब 30 का हाफ कर दो तो 15 न्यूटन पर कूलम, कितना आएगा, 15 न्यूटन पर कूलम, पार्ट बी का आंसर है ना। तो ये एक्सरसाइज में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन सीबीएसई के पर्पज से एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए अपन इसको कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 पे। Careful measurement of electric field at the surface of a black box indicates that the net outward flux through the surface of the box is 8.0 × 10⁻³ न्यूटन, ओके। यहाँ पे आपको नेट आउटवर्ड फ्लक्स दिया हुआ है, फाई नेट इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 8.0 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये दिया हुआ है, ठीक है, नेट आउटवर्ड फ्लक्स। व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स, तो अगर अंदर क्या चार्ज है निकालेंगे तो वही है फाई नेट × ε0 अपन को करना है, ठीक है। पार्ट ए बोला है नेट चार्ज। इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सर्फेस ऑफ द बॉक्स वर 0, कुड यू कंक्लूड दैट देयर वर नो चार्जेस इनसाइड द बॉक्स, वाई और वाई नॉट, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि नेट आउटवर्ड फ्लक्स दिया हुआ है और क्यू नेट निकालना है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, खाली 8.0 × 10⁻³ को 8.854 × 10⁻⁻12 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये बहुत छोटा सा काम है, ये होमवर्क, ये बहुत छोटा सा कैलकुलेशन है। पार्ट बी को डिस्कस कर लेते हैं।
अगर किसी बॉक्स से नेट आउटवर्ड फ्लक्स 0 है तो क्या इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। क्यों? हो सकता है कि उस बॉक्स के अंदर एक डाइपोल हो। Could you conclude that there were no charges inside the box? Why or why not? तो इसका क्या मतलब हुआ? कंक्लूजन क्या हुआ? कंक्लूजन ये हुआ कि Q net inside the box 0 है, but there might be charges inside the box. ठीक है, there might be charges inside the box. बस इसका मतलब ये हुआ कि Q net 0 है। ठीक है, ओके। अब आते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। अ पॉइंट चार्ज प्लस 10 माइक्रो कूलम इज अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर जो है, इसकी जो साइड 10 सेंटीमीटर है, शोन इन द फिगर। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर? ठीक है, यहाँ पे आपको एनसीईआरटी में हिंट भी दी हुई है। इनफैक्ट जब भी आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको बोला है कि एक चार्ज है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर का, और उसके नीचे एक स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर के थ्रू कितना फ्लक्स जा रहा होगा? अब चार्ज के थ्रू आपको एक क्लोज्ड सरफेस को इमेजिन करना है। चार्ज के थ्रू क्या करना है? क्लोज्ड सरफेस को इमेजिन करना है। तो क्लोज्ड सरफेस को इमेजिन करने के लिए बेस्ट क्या है कि आप एक क्यूब इमेजिन कर लो। क्या कर लो? क्यूब इमेजिन कर लो। और उस क्यूब की साइड लेंथ कितनी होनी चाहिए? क्योंकि अगर ये 5 सेंटीमीटर ऊपर रखा है और चार्ज उस क्यूब के ठीक सेंटर होना चाहिए, है ना, ताकि फ्लक्स इक्वली सारे स्पेसेस से निकले, तो ठीक सेंटर होना चाहिए। तो उस क्यूब की जो साइड लेंथ होनी चाहिए, है ना, 5 नीचे 5 ऊपर, तो 10 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। क्यूब की साइड लेंथ कितने की होनी चाहिए? 10 सेंटीमीटर की। बस अब अपन आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर? तो फॉर द क्यूब, assume a cube of side 10 centimeter such that charge is kept at its center. Such that charge is kept at its center. तो through the cube, flux through the क्यूब, फ्लक्स थ्रू द क्यूब निकालेंगे, क्या लिखेंगे फिर से? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पढ़िए क्या? फ्लक्स थ्रू द क्यूब, पूरे क्यूब के लिए जो फ्लक्स है, यानी फील्ड इनटू पूरे क्यूब का एरिया। ठीक है, पूरे क्यूब का एरिया। तो पूरे क्यूब में बेटा 6 सरफेसेस होते हैं, तो क्यूब का एरिया तो 6a स्क्वायर हो जाएगा, है ना, 6a स्क्वायर हो जाएगा। तो सिर्फ E इंटू ए स्क्वायर कितना होगा फिर? E इंटू ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, है ना, ऐसे देख लो। आप लिखोगे E इंटू 6a स्क्वायर, ये आपका टोटल Q बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। तो अगर मैं बोलूं E इंटू ए स्क्वायर, तो ये Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। आ रही बात समझ में? और E इंटू ए स्क्वायर क्या हुआ? फ्लक्स थ्रू वन फेस। वन फेस मतलब और स्क्वायर, और स्क्वायर, यानी टोटल फ्लक्स का 1/6, टोटल फ्लक्स का 1/6। ठीक है, ये बात अगर समझ में आ गई बच्चा, तो अब हम चलते हैं आज के आखिरी सवाल पे। ठीक है, आखिरी सवाल है, कंडक्टिंग स्फेयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, कंडक्टिंग स्फेयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज एन अननोन चार्ज, इसके ऊपर कोई भी अननोन चार्ज है। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इज, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम एंड पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड पॉइंट करती है। व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर? मैंने आपको बोला था कि एक
चार्ज्ड स्फीयर जो है वो एक पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करता है। चार्ज्ड स्फीयर पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करता है एज इफ दिस एंटायर चार्ज इज एट द सेंटर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड है तो ये चार्ज कैसा होना चाहिए, चार्ज मस्ट बी नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, इस चार्ज को ऐसे इमेजिन करो कि यहाँ सेंटर पे रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर ये यहाँ सेंटर पे रखा हुआ है तो 20 सेंटीमीटर पे आपको फील्ड दी हुई है, तो आप लिख सकते हो E इज इक्वल्स टू KE/r², और E की वैल्यू 1.5 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है, इंटू ये r² को इधर ले जाओ। R ये R क्या हो जाएगा, टोटल 20, ठीक है, क्या हो जाएगा 20, तो 20 इंटू 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर में तो 100 इंटू 100 कर दोगे, ठीक है, और ये KE नीचे आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9, क्या बचा यहाँ पे Q। तो अपन को सिर्फ ये फैक्टर कैलकुलेट करना है, Q आ जाएगा, फटाफट कर लेते हैं, है ना। तो 1 2 और ये 1 2 कैंसिल, ठीक है, ओके। इसके बाद बेटा देख लो फटाफट, ये एक 10 यहाँ से कैंसिल, तो 10 की पावर 2, ये 100 से ये 100 कैंसिल, ठीक है, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, ठीक है, क्या हो गया टोटल 4 5 ज़ा 20, तो ये Q कितना आ गया 2 2 ज़ा 4 इंटू 5 20, बाय नीचे क्या है 3 इंटू 10 ऊपर जाएगा, 10 की पावर -9 हो जाएगा, 10 का पावर -9 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10 की पावर -9 कूलम। तो ये आएगा आपका नेट चार्ज, ठीक है। तो एक्सरसाइज में बेटा इतने भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं थे, आप सारी एक्सरसाइज एक बार तो प्रैक्टिस कर सकते हो, तो जो चैप्टर के फॉर्मूले हैं वो आपके फटाफट रिवाइज हो जाएंगे, क्योंकि आप अभी पहली बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर रहे हो, तो बेसिक फॉर्मूले और बेसिक क्वेश्चंस भी करना जरूरी है, ठीक है। अब बच्चा पार्टी जो अगला सेक्शन होगा, ठीक है, तो अगली क्लास में हम कुछ एग्जाम्पलर क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, है ना, कुछ हायर लेवल के एग्जाम्पलर क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, वहां से डिफिकल्टी लेवल अब ऊपर जाएगी, ठीक है। तो अगली क्लास में अपन जुड़ेंगे और एग्जाम्पलर क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।